एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। और आज जो हम इस वीडियो में लेके आए हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अक्सर फिशरीज के क्षेत्र में जो अपना स्टूडेंट्स कैरियर बनाना चाहते हैं उनको इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं कि आफ्टर BFSC वो MFSC तो कर सकते हैं, बट आउट ऑफ इंडिया हमें क्या ऐसे सोर्स होते हैं हमारे, और कौन सी ऐसी प्रोसीजर्स होती हैं, क्या ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रख के आउट ऑफ इंडिया या अब्रॉड या फॉरेन स्टडीज में अपनी पीजी को जो फिशरीज के सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उनमें किस। तो आज हमारे साथ लोकेश पवार जी हैं और इनकी जो BFSC है वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिपुरा से हुई है और अभी इन्होंने इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के थ्रू फॉरेन में स्टडीज का जो अपनी पीजी का प्रोग्राम जो है वो अचीव किया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा लोकेश जी एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप ब्रीफ थोड़ा सा दीजिए। जी मेरा नाम लोकेश पवार है और मैंने कॉलेज ऑफ फिशरी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल से अपना अंडर ग्रेजुएशन इन फिशरी साइंस बेसिकली BFSC किया है और मैं रहने वाला बैतूल मध्य प्रदेश का हूँ। और अगले मंथ मैं अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए पोर्चुगल जाने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे कि बहुत सारे BFSC स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट स्टेट से जो है उनकी एक इच्छा होती है कि वो जो है इंडिया से तो करते हैं MFSC, मगर वो बाहर से किस तरीके से कर सकते हैं उनकी एक क्यूरियोसिटी होती है। तो बेसिकली कितनी टाइप की ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनके थ्रू वो जा सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प जो है सबको चाहिए होती है। तो ऐसी कितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं उसको आप एक बार थोड़ा बता दें, उसके बाद फिर आपकी जो है उसके बारे में बात करते हैं। जी, तो अलग अलग देशों में जाने के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती है, जैसे USA वगैरह में जाने के लिए और USA में जाने के लिए कॉर्ड फेलोशिप होती है और यूरोपियन कंट्रीज के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, UK वगैरह की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए कॉर्ड फेलोशिप। और मतलब हर यूनिवर्सिटी अपनी खुद की भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है जो कि कई फुल्ली फंडेड भी रहती है। और जैसे हंगरी कंट्री की हंगेरियन स्कॉलरशिप, और फिर जापान अगर आप जाना चाहते हैं तो मैक्स स्कॉलरशिप। तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप रहती है, लेकिन उससे पहले अगर प्रोग्राम आप किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है उस प्रोग्राम को फिक्स करने के बाद अगर आप देखें कि उसमें किस टाइप की फाइनेंशियल हेल्प अवेलेबल है उस यूनिवर्सिटी में और उसके अराउंड, तो वो एक बेहतर ऑप्शन। जो स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस 4 ईयर की डिग्री करते हैं फिशरीज में, उनके लिए किस तरीके के किस फील्ड के स्टडीज प्रोग्राम फॉरेन में होते हैं मास्टर्स के? ओके, तो देखिए अपने यहाँ जैसे इंडिया में BFSC होता है तो ऐसे MFSC नहीं होता है फॉरेन है ना, फॉरेन में हाँ। थाईलैंड वगैरह में होता है। उसके अलावा बाकी दूसरी जो कंट्रीज है, यूरोपियन हो चाहे अमेरिकन हो, वहाँ MFSC नहीं होता है। लेकिन जैसे मास्टर्स इन मराइन बायोलॉजी होता है, मास्टर्स इन एक्वाकल्चर होता है, ये इस टाइप का होता है, लेकिन वो MFSC नहीं कहलाता है। और रही बात कौन से कोर्सेज रहते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट सारे डिपार्टमेंट्स के कोर्सेज रहते हैं, जैसे फिशरीज बायोटेक्नोलॉजी या मराइन बायोटेक्नोलॉजी होता है, और एक्वेटिक हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, और एक्वाकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, एक्वाकल्चर MSc इन एक्वाकल्चर या फिर एक्वाकल्चर एनवायरमेंटल सोसाइटी। और उसके अलावा एक्सटेंशन से भी रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं कुछ फिशरीज में। तो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग, फिर फूड साइंस आता है, फूड प्रोसेसिंग इन सब में भी होता है। FRM में रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मराइन एनवायरमेंट या तो मराइन सेक्टर का या फिशरीज का दोनों का। तो मतलब कुल मिला के MFSC नहीं, मास्टर ऑफ साइंस दी जाती है जी, डिफरेंट स्ट्रीम्स के जी, डिफरेंट टॉपिक्स में। और जो आपकी स्कॉलरशिप है इरास्मस मुंडस, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे इसको अचीव करते हैं, कौन सी इसकी फंडिंग एजेंसी क्या है थोड़ा सा। हाँ, तो इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप एक स्कॉलरशिप है, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपका सारा खर्चा, मतलब शुरू से आखिरी तक आपको एक भी रुपए खुद से स्पेंड नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प। और इस स्कॉलरशिप इस स्कॉलरशिप के अंडर में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, सिर्फ फिशरीज के लिए नहीं, दूसरी भी ब्रांचेस के लिए ऑलमोस्ट 150 प्रोग्राम्स हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे इरास्मस मुंडस कैटलॉग तो आपको पता चलेगा। तो फिशरी से रिलेटेड 5 प्रोग्राम हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मराइन एनवायरमेंट, मास्टर्स इन मराइन एनवायरमेंट, इंटरनेशनल मास्टर्स इन मराइन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, एक्वेटिक हेल्थ, इंटरनेशनल मास्टर्स इन एक्वेटिक हेल्थ, मास्टर्स इन मराइन बायोटेक्नोलॉजी, और एक प्रोग्राम मास्टर्स इन मराइन एनवायरमेंट। तो बेसिकली जैसे कोई स्टूडेंट है, अब उसको पता करना है कि मैं जैसे BFSC के किस फेज से वो इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जी, मैं कहना चाहूँगा कि सेकंड ईयर से या फिर थर्ड ईयर में जब आप हैं, तब से आपका एक माइंडसेट आपको क्लियर पहले डिसाइड करना है कि आपको जाना किस साइड है। देखिए, सबके अलग-अलग प्रायोरिटीज़ रहती है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि भाई मुझे इंडस्ट्री में जाना है, कुछ लोग चाहते हैं मुझे एकेडमिक्स में आगे बढ़ना है, किसी को रिसर्च में आगे बढ़ना है। तो आपको डिसाइड करना है। फिर उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस
ब्रांच से आगे बढ़ना है, जैसे किसी का इंटरेस्ट एक्वेटिक हेल्थ में हो सकता है, किसी का एक्वाकल्चर में, तो सेकंड ईयर से कहूँगा मैं, या तो थर्ड ईयर से भी अगर करना चाहे तो अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर जैसे कि मुझे कोई जानकारी चाहिए कि भाई फॉरेन में क्या क्या कोर्स है, मैं कैसे किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो बेसिकली इंटरनेट के सोर्स से मैं क्या ऐसी चीज़ सर्च करूँ, हाँ कैसे मतलब जैसे कि इंटरनेट में तो अगर सर्च करते हैं हाँ। स्टडी फ्रॉम फॉरेन तो बहुत सारे अपने पास आ जाते हैं हाँ। सर्च बॉक्स, बट उसमें सिलेक्शन क्या करना है, क्या सिलेक्ट करें कि जैसे यूजी का जो स्टूडेंट है हाँ। उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो वो जस्ट ऐसे जान पहचान पे अगर कोई बोलता है कि तुम सर्च करो देखते रहो स्कॉलरशिप के, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करे, ऐसी कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के सर्च करे तो इंटरनेट के माध्यम से उसको जानकारी मिल सके। जी। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने बोला कि अपन जैसे फिशरी साइंस के लोग हैं हाँ। ना, तो इसी एरिया के अराउंड अपन सर्च करना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात मैं बोलूँगा कि आप टॉप यूनिवर्सिटी सर्च करिए, है ना? आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाइए। देखिए, आपको टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा क्वालिटी रिसर्च करने के लिए। तो आप उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और उनमें जितने भी लाइफ साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आप कोर्स देखिए कि वो क्या-क्या ऑफर कर रहे हैं। हो सकता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफर कर रहे हो सकता है, और वहाँ सारी डिटेल्स रहती है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कि किन-किन स्कॉलरशिप के थ्रू बच्चे आए हैं, होटल्स, मतलब उनके वेबसाइट पे सारी डिटेल्स रहती है। दिस अप्लाइज फॉर पीएचडी थिंग आल्सो, है ना? तो आप उस हिसाब से अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। फिर आप उस प्रोग्राम्स के आसपास जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, उनको सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, या हंगेरियन स्कॉलरशिप लेना है तो क्या उसका माध्यम है लेने का, इरास्मस मुंडस है, फिर मैक्स स्कॉलरशिप है, तो ये सारी चीज़ें। और इन केस अगर बात करें इरास्मस मुंडस की, तो इसका पूरा का पूरा कैटलॉग होता है, हाँ। तो इसकी वेबसाइट जो है वो कौन सी होती है इरास्मस मुंडस कैटलॉग आप गूगल पे डालेंगे तो फर्स्ट जो आएगा, जो टैब आएगा, तो इसकी फंडिंग एजेंसी यूरोपियन यूनियन है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि इरास्मस मुंडस जो स्कॉलरशिप है, तो इस पे आपका सिलेक्शन किन किन प्रोसीजर से होता है, सिलेक्शन के बाद आपको क्या काम करने होते हैं, और आफ्टर दैट जो पूरी एक प्रोसीजर है आपको यहाँ से और अपनी पीजी में इन्वॉल्व होने तक का क्या क्या प्रोसीजर आपका होता है, उसके बारे में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कैटलॉग पे जाएंगे, देखेंगे कि ये प्रोग्राम मेरे लिए है, मैंने अभी पांचों के नाम भी लिए हैं। हाँ। बेसिकली ये है फूड उसमें से साइंस, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं जो कोई अपना नहीं, आप इंटरेस्टेड। सिलेक्ट सारे कर सकते हैं। आपको जितने भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, आप अनलिमिटेड प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। सारे पांचों प्रोग्राम में आप अप्लाई करिए अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी प्रोफाइल मैच करती है तो। अब प्रोफाइल जो चीज़ मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आपका सीवी, अब सीवी यानी आपने अंडर ग्रेजुएशन में क्या-क्या चीज़ें की। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको अपना सीवी सबमिट करना होता है, मोटिवेशन लेटर एक 2 पेज की स्टेटमेंट होती है जो ये प्रूव करती है कि आप क्यों उस प्रोग्राम के लिए बेटर ऑप्शन हो एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। आप वो खुद से लिखते हो और आप बताते हो कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज है और इसलिए मुझे ये प्रोग्राम करना है। और फिर आपका रिकमेंडेशन लेटर जो आपके प्रोफेसर्स या फिर आपने जिनके अंडर में काम किया हुआ है वो सबमिट करते हैं आपके बिहाफ पे कि हाँ, ये व्यक्ति कैपेबल है मास्टर्स करने के लिए। यूजी के बाद, यूजी के ड्यूरिंग यूजी तो कोई ऐसा इसके अंडर में काम करने का सीन, मतलब ये थोड़ा सा क्लियर कट हो इसमें कि कैसे यूजी के अंडर में किसी के अंडर में काम कर सकते हैं यूजी का। जी, तो यूजी में क्या होता है कि वैसे तो 4 साल में अपन अलग-अलग डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो किसी के अंडर में कोई रिसर्च वर्क नहीं करते हैं, अपना करिकुलम ऐसा डिज़ाइन है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप किसी प्रोफेसर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा है ना, कि आपने उसके अंडर में आपने चाहा है कि आप उनके पास गए हो कभी और आपने बोला हो कि सर आप अपना इंटरेस्ट शेयर करते हो या फिर आप बताते हो कि सर मुझे किसी पब्लिकेशन वर्क में इन्वॉल्व होना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप फिर वो प्रोफेसर आपकी हेल्प करना चाहेगा, राइट? अगर ऐसा होता है तो आपके उससे अच्छे अगर बॉन्ड होते हैं तो वो ही इज द राइट पर्सन टू गिव रिकमेंडेशन फॉर यू। तो फिर एडमिशन की प्रोसीजर जो है, फॉर्म कब इसके लिए आते हैं, हाँ। इसको बता सकें। हाँ, इसके दिसंबर में सारे प्रोग्राम्स के ओपन होते हैं एप्लीकेशंस, और फेब तक आप इसको फिल कर सकते हैं, है ना? तो इसके बीच में जो है फॉर्म फिलिंग फीस वगैरह क्या रहती है? कोई फॉर्म फिलिंग फीस नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें अभी प्राइमरी स्टेज में केवल रिज्यूम और सीवी अपलोड करना होता है, सीवी और मोटिवेशन लेटर। हाँ, मतलब सीवी, मोटिवेशन लेटर और रिकमेंडेशन लेटर, ये 3 चीज़ें अपलोड। तो रिज्यूम में सीवी में जो है अपनी कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए? हाँ, तो वही मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सीवी, एक स्ट्रॉन्ग सीवी कैसे बनता है, जिसमें मतलब जो होलसम सीवी हो, जैसे बेसिकली जिसमें आपकी इंटर्नशिप्स हो, क्योंकि जिस भी बंदे को सीखने की चाह है वो इंटर्नशिप करेगा कहीं जाके सीखने की, राइट? इंटर्नशिप हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो, जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज एनपीटीईएल है, कोर्सेरा है, ये लोग सब सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं। तो आप जिस भी चीज़ में कमजोर हो, आप करिकुलम के बाहर जाके उसमें एनवायरमेंटल साइंस में हो सकता है, एथिक्स में हो सकता है, मैनेजमेंट में हो सकता है, ऐसे कोर्स करते हैं। तो वो दर्शाता है कि आपको इंटरेस्ट था इसलिए आपने सीखना चाहा। स्टैटिस्टिक्स है जो अपना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है।
फिर उसके बाद आपके कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वेबिनार आपने जो अटेंड किए हो, पब्लिकेशन, वॉलंटियरिंग वर्क और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आप करते हैं कॉलेज के अपने टाइम में वो, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई अवार्ड वगैरह हो, वो सारी चीज़ें, तो ये सब मिला के एक अच्छा सीवी बनता है कॉम्पिटिटिव। पब्लिकेशन का क्या रोल है फॉर दिस टाइप ऑफ स्कॉलरशिप? देखिए ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड है, राइट? तो उन्हें जो कैंडिडेट चाहिए रहता है जो मतलब कैपेबल हो रिसर्च के, राइट? मतलब एटलीस्ट उसने भले ही रिसर्च की ना हो, बट एटलीस्ट उसको कुछ नॉलेज हो उस चीज़ का। तो पब्लिकेशन अगर आपके पब्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडेटरी नहीं है ना, ऐसा नहीं है। कई लोग हैं जिनका बिना पब्लिकेशन के भी सिलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि पब्लिकेशन एक एड ऑन है आपकी प्रोफाइल में कि हाँ इसको साइंटिफिक चीज़ें करनी आती है, बस ये दर्शाता है। अच्छा, अगर 10th 12th के जो परसेंटेज है, बीएफएससी का जो ओजीपी है, इसका भी रोल है इसमें? अच्छा, अब ये मैं परसेंट के ऊपर आऊँगा थोड़ा। हाँ। 10th 12th का कोई रोल नहीं है। मेरे खुद के 12th में बहुत काफ़ी बेकार परसेंट रहे हैं, है ना? और उसके बाद बीएफएससी में भी वो लोग इतना ज़्यादा परसेंट पे फोकस नहीं करते हैं, बट हाँ थोड़ा देखते हैं वो, क्योंकि एक कम सीजीपीए वाले का मतलब ये दर्शाता है कि वो सीरियस नहीं था अपने एकेडमिक्स को लेकर, यूजी स्टडीज में, है ना? तो अगर आपके थोड़े अच्छे सीजीपीए है तो ये कम्पीट करने में आपको बेटर होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कम सीजीपीए वालों का भी सिलेक्शन होता है। इसमें मेन जो सीवी जितना स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे अगर आपको समझ लीजिए कि मराइन बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आप उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें करोगे, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट रहता है वो खुद से करता है चीज़ें, है ना? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, कोई धक्का मार के आपको कहीं नहीं पहुँचा सकता, वैसी वाली बात है। और आइल्स का और इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट टाइप के टेस्ट का यूज होता ही होगा, इनकी रिकमेंडेशन क्या है और स्कोर का कोई ऐसा फाउंडेशन कि इतना ही होना चाहिए? तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में 6.5 का बैंड आपका होना चाहिए आउट ऑफ 9 आइल्स पे। आइल्स। तो आइल्स एग्जाम एक इंग्लिश टेस्ट है जो कि ये प्रूव करता है कि आपको इंग्लिश आती है, आप वहाँ कम्युनिकेट कर पाएंगे जाके, है ना? वो ये आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटीज नहीं दर्शाता है ना? ये सिर्फ एक पार है कि आपको 6.5 होना चाहिए ताकि आप वहाँ कम्युनिकेट कर पाओ। और लोगों के 6.5 वाले बैंडों के भी सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट द थिंग जो आपको एकेडमिकली रोक सके, राइट? तो सिर्फ आपका, और कई जगह आप ऐसा है कि आपके अगर अंडर ग्रेजुएशन इंग्लिश में है, आपकी 4 ईयर डिग्री, तो आप वो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेकर सबमिट कर सकते हैं। डिफरेंट बीएफएससी तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में ही है इंग्लिश में ही होता है यूजुअली, तो आप वो सर्टिफिकेट भी कई बार सबमिट कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ आइल्स। कई प्रोग्राम्स को वैलिडेट करते हैं, कई प्रोग्राम्स कंपलसरी आइल्स है, बट कई प्रोग्राम वैलिडेट। तो अभी इरास्मस में आइल्स कंपलसरी है? नहीं, उसमें भी मैंने जो बताया कि उसमें कुछ प्रोग्राम्स में, जैसे जो 5 प्रोग्राम आता है उसमें 2 प्रोग्राम में कंपलसरी है, बाकी 3 प्रोग्राम में आप नॉर्मल सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी को सबमिट कर सकते हो कि आपका कोर्स इंग्लिश में पढ़ाएगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट जो हम फॉर्म पे सबमिट करते हैं, तो उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होती है? उसके बाद क्या अपने रिप्लाईज आते हैं? हाँ, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको वो सिलेक्शन, अगर जिस प्रोग्राम में इंटरव्यू होता है, जैसे इनमें भी 2 प्रोग्राम में इंटरव्यू है, बाकी प्रोग्राम में इंटरव्यू नहीं है। तो जिस प्रोग्राम में इंटरव्यू होगा, आपको अगर आपकी प्रोफाइल उसमें सेलेक्ट होती है इंटरव्यू के लिए, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आपको बोला जाएगा। आप वो इंटरव्यू दीजिए, अगर उन्हें लगता है कि आप कैपेबल हो, मतलब आपने जो चीज़ें बोली है वो सीवी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। दे डोंट आस्क कि आप फिशरी से रिलेटेड कुछ बताओ, एफआरएम से रिलेटेड बताओ, ऐसा नहीं। सिर्फ आपने जो सीवी में लिखा है उसमें वो पिन पॉइंट कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेट करना आता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कितनी वेवलेंथ पे आपने ऑपरेट किया था जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे समझ में आ जाएगा। जिसने किया है वही बता सकता है कि 650 पे किया था मैंने नैनो। तो ये जो क्या कहते हैं आपका इंटरव्यू के दौरान जो काम होते हैं, इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछने वाली कमेटी जो है वो यूरोपियन यूनियन की रहती है? हाँ, नहीं, मतलब यूरोपियन यूनियन नहीं, ये यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स रहते हैं जो उस प्रोग्राम में पढ़ाते हैं, है ना? तो अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें करीब 150 प्रोग्राम्स हैं, तो हर प्रोग्राम की अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, अपने अलग चीजें हैं। तो हर प्रोग्राम की अपनी एक सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें यूजुअली बोर्ड मेंबर्स, वहीं के प्रोफेसर्स वगैरह, और वहीं वही टीम रहती है जो उस प्रोग्राम को चलाती है। तो अभी जो आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, तो इस पे जब आपका सिलेक्शन हुआ था, एट दैट टाइम कितनी सीट थी कि आप लोगों ने, कितने इंडिया से कितने लोगों को चुना गया इसके लिए? तो इन लोग के क्राइटेरिया ऐसे हैं कि जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम में ऑलमोस्ट 3 लोग को मैक्सिमम एक कंट्री से ले सकते हैं। आउट ऑफ मतलब हर कंट्री से 3 लोग को ये लोग मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें भी मेल फीमेल का थोड़ा रेशियो रहना चाहिए ऐसा। तो अब 3 लोग में आप मतलब आपको बेसिकली एक प्रोग्राम में 3 लोग को सिलेक्ट करेंगे, 5 प्रोग्राम है तो 15 लोग को सिलेक्ट कर सकते हैं 15 मैक्सिमम। मैक्सिमम।
तो अभी जो आप जिस टाइम पे आप सिलेक्ट हुए उस टाइम पे कितने लोग हुए थे टोटल? एक लड़की और सेलेक्ट हुई है मेरे ही प्रोग्राम में, उत्तराखंड से। तो सिर्फ 2 लोग इस बार सिलेक्ट हुए, है ना? अच्छा। तो अब जो देखा जाए कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसके बाद की प्रोसीजर जो है वो कौन-कौन सी प्रोसीजर हैं? उसके बाद सिलेक्शन के बाद अब आपका सिलेक्शन हाँ, हो गया। हाँ। अब आपको क्या करना है वहाँ पे? हाँ, देखिए मेरा रिज़ल्ट आया था अप्रैल में, हुँ, अप्रैल लास्ट में, और उसके बाद फिर मतलब मुझे फिर वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना रहता है। हुँ, वीज़ा के लिए अपना यूनिवर्सिटी में अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो सबमिट करनी रहती है, और उसे लीगलाइज़ कराना पड़ता है, मतलब एमएचआरडी मिनिस्ट्री से, हाँ, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सब लोग लीगलाइज़ करते हैं। मार्कशीट और अपनी डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करना है, वो मैं वहाँ जाके भी कर सकता हूँ। हुँ, और अपना वीज़ा अप्लाई करना है, टिकट्स बुक करनी है, और ये सब में जो फाइनेंशियल हेल्प है, एक यूरोपियन बैंक अकाउंट खुलवा के आप मतलब ऑनलाइन भी बैंक अकाउंट खुल जाते हैं यूरोपियन, आप उनको सबमिट कर सकते हैं, और वो यहाँ से जाने से पहले ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि आप चीज़ें कर तो सकें। पर्सनल फाइनेंशियल खर्चा कुछ भी नहीं आता? कुछ भी नहीं, लैंडिंग, बोर्डिंग सब कुछ सब होता है? कुछ सब कुछ चीज़ें कवर्ड आप है। ड्यूरिंग स्टडी वहाँ पे रहेंगे, आपका खाना खर्चा जी, एवरीथिंग हाँ, सब वो मंथली प्रोवाइड अलायंस करेंगे। 1000 यूरोज़ वो लोग देते हैं, ठीक है। और मोबिलिटी के लिए पर ईयर 4000 यूरो अलग से देते हैं, हुँ, और बाकी जो फी है वो तो कुछ मतलब वो फी डिडक्ट हो जाती है डिडक्ट हो उसमें से 18000 यूरो। टोटल कितनी स्कॉलरशिप का अमाउंट है इंडियन रुपीस से बात करें? इंडियन रुपीज़ में ऑन ऑन एंड अराउंड 44 लाख। 44 लाख। तो जब आप यहाँ से इंडिया से जाने वाले होंगे, तो कितना अमाउंट आपको देंगे वो? 4 लाख रुपीज़, वो आपको दे देंगे। 3.5 लाख रुपीज़ वो लोग पहले मोबिलिटी के लिए ट्रांसफर करते हैं, एंड देन 1000 यूरोज़ पर मंथ फॉर सस्टेनेंस। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि अगर आपने कुछ ऐसे काम किए, जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप बीच में ही टर्मिनेट हो सकती है? द ओनली थिंग इज़ अगर आप फेल होते हैं, हाँ। तो मतलब एक सेमेस्टर नहीं, मतलब सॉरी एक सब्जेक्ट नहीं, हुँ, अगर पूरा सेमेस्टर, तो आपकी स्कॉलरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। और आपको छोड़ना पड़ेगा हाँ, आपको या फिर छोड़ना आप खुद से पड़ेगा। फंड करोगे? हाँ, खुद से करना। अच्छा। उसके और अलावा कोई बॉन्ड, कोई कंडीशन कुछ भी नहीं है कि आपको वहाँ काम करना है या कुछ भी। तो जैसे कि आपने बताया आपकी जो इरास्मस स्कॉलरशिप के थ्रू जो आपकी पीजी है, वो 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में होगी। हाँ। ये क्या प्रोसीजर है इसके बारे में थोड़ा हाँ, बताइए? तो देखिए जब आप अप्लाई करते हैं, हुँ। तो एप्लीकेशन में ही हुँ। आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जो कि वो लोग ऑफर करते अच्छा हैं, डिफरेंट 4 सेमेस्टर अलग-अलग कंट्रीज़ में। अलग-अलग कंट्री। ठीक है। तो 6-6 महीने आपको हर कंट्री में हर यूनिवर्सिटी में रहना है, हर कंट्री में, हाँ। और आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए परफेक्ट यूनिवर्सिटी कौन-सी है, आप इसके अंडर में क्या पढ़ना चाहते हैं। इसमें डिफरेंट मोबिलिटी ट्रैक्स होते हैं, हुँ। आप वो चूज़ करते हैं कि हाँ, मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने में इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रेफ़रेंस उन्हें देते हैं विद रीज़न कि व्हाई यू वांट टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो आप वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोग्राम को ईच एंड एवरी डिटेल आप पढ़ेंगे, आपको ये सब चीज़ समझ में आएँगी। हाँ। और फिर आप अपने हिसाब से, फिर आपको अगर नॉलेज है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना है, हुँ। फिर वो उस चीज़ के लिए भी वो रीज़न पूछते हैं। तो आपको बताना है कि हाँ, मुझे ये प्रोफ़ेसर मुझे पसंद है, इनके पेपर्स मैंने पढ़े हैं, हुँ। इसलिए मुझे उस तो टोटल देखा जाए तो आपकी ये 4 जो कंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी कंट्रीज़ जो सिलेक्ट करेंगे वो यूरोपियन कंट्रीज़ ही होंगी सारी की सारी। नहीं, इसमें 3 कंट्रीज़ तो यूरोपियन होंगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की। हुँ। फोर्थ, मैं अपनी मास्टर थीसिस कहीं से भी ओवरऑल वर्ल्ड में कर सकता हूँ। अगर मुझे जापान जाना है, वहाँ से करना है, तो मैं वहाँ से कर सकता हूँ। हाँ। अगर मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी से करना है, और सारी फंडिंग तो पता ही है। फंडिंग तो इराक हाँ। से। जब डिग्री आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके बाद? जैसे आपने पीजी की, अब आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके लिए? हाँ, देखिए अब जैसे जिस टाइम आप जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी कंट्रीज़ में मूव करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नेटवर्क नेटवर्क। स्ट्रॉन्ग होते हैं। विद आपके लिंक अच्छे बनते हैं, आप जिस भी प्रोफ़ेसर के अंडर में काम कर रहे हैं। हुँ। तो पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ इसके ज़्यादा बेटर ओपन होती है, हुँ। आप जिसके कनेक्शंस में हैं, हुँ। उसके थ्रू। और सेकेंडली अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, तो आप इंटर्नशिप करते हैं, इसमें 2 महीने की इंटर्नशिप वो एक अलग कंट्री में रहती है। जैसे मेरी स्वीडन में है। हुँ। तो आप अगर आपकी इंटर्नशिप में आपको उस कंट्री का पसंद आता है काम, या अगर आपके वहाँ कनेक्शन बनते हैं, तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं। या तो आपको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी जाना है, तो भी प्लेसमेंट सेल्स रहते हैं जो कि हेल्प करवाते हैं आपको प्लेस होने में। बिल्कुल। और पीएचडी, इंडस्ट्री, या फिर आपको मतलब एकेडमिक्स में ही हुँ। जाना है, तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं व्हाइल डूइंग पीएचडी एंड तो तो अभी जो आपने जब इसके लिए मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि मैं बाहर से ही पीजी करूँ? ऐसे कुछ लोग आपके संपर्क में रहे होंगे, आपने कहीं कनेक्शन दिया होगा? हाँ जी, सेकंड ईयर में था, तो मेरे प्रोफेसर हैं नरेश मेहता सर, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इरास्मस मंडस करके कोई चीज़ होती है सेकंड ईयर में जब मैं था। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आके मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या है इरास्मस मंडस। तो उसमें फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में पढ़ने का मौका मिलेगा, फुली फंडेड है, पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे।
तो उसी टाइम मेरे दिमाग में आ गया था कि ये मेरे लिए है, मतलब ये चीज़। तो और जैसे इंडिया में सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो आप चीज़ें को मगअप करना है और उसके बाद आप एग्ज़ाम जाके लिख देना है। ऐसी चीज़ें होती है यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो वो मैं एक बार दे चुका था आईसीआर का पेपर, जिसके थ्रू मेरा यूजी में सिलेक्शन हुआ था। अब मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, है ना? और लाइफ साइंस है अपना, तो यूजुअली स्किल्स पे मैं फोकस करना ज़्यादा बेटर है। तो ये उस टाइम से फिर मैंने एक चीज़ दिमाग में रखी थी कि हाँ, ये करना है। फिर उसके बाद जो मेरे मेंटर्स, मतलब मेरे जो प्रोफेसर्स कौन कौन से मेंटर्स ने आपकी बहुत हेल्प की जो आप हाँ, जैसे पीके पांडे सर हैं, वो मेरे डीन थे उस टाइम जब मैं यूजी में था। फिर उसके बाद पटेल सर, एग्रीकल्चर के एचओडी प्रोफेसर, फुगेन सर, और उसके बाद एक्सटेंशन के अमिताभ सर। मतलब काफ़ी प्रोफेसर्स रहे हैं जिन्होंने हेल्प की है 100%। मतलब जब भी मैं उनके पास किसी हेल्प के लिए गया, उन्होंने हेल्प। तो जो अभी स्टूडेंट्स जो ऐसा थिंकिंग रखते हैं कि वो बाहर से पीजी करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट जो एग्जैक्ट कि आप उनको मोटिवेट करने के लिए बता सकते हैं कि आप इतना करके रखो ही हाँ, किसी कंडीशन तो देखिए सबसे पहली बात सिंपल सी बात है कि आपका एक्सपोजर होना चाहिए। मतलब आप यूजी कर रहे हैं 4 साल, अपना टाइम, मतलब स्टूडेंट्स बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो अपना आराम से कुछ करते नहीं है ज़्यादा, आराम से कॉलेज आते हैं, आते हैं, चिल ऐसा। बट आप इंटर्नशिप्स करना, मतलब डिफरेंट जगह जाना खुद से, भले ही आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़े उस टाइम, पर आप खुद से जाके डिफरेंट जगह जाके इंटर्नशिप करना, उससे आपके कनेक्शन भी बढ़ते हैं, आपको नॉलेज होता है कि फील्ड में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, ऐसा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्नशिप्स वगैरह करना, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ये सब अटेंड करना, कनेक्शंस बनाना डिफरेंट लोगों से, है ना। और जितने ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव कनेक्शंस आपके रहेंगे, तो आप वो चीज़ आपको हेल्प कहीं ना कहीं करती ही है ना। और तो अपनी प्रोफाइल बेसिकली सीवी को स्ट्रांग बनाना एनी हाउ, है ना। तो सेकंड ईयर से अगर आप लगेंगे इस चीज़ में, तो आपको बहुत ऐसा रश नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे भी होगी चीज़ें, पर फोर्थ ईयर तक आके वो प्रोग्रेस बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना स्टार्ट करते हैं या कहीं थोड़ा वॉलंटियरिंग करते हैं, सारी चीज़ें ऐड होते जाती है सीवी में धीरे धीरे। तो वो चीज़ है। तो कुल मिला के अगर जो है स्टूडेंट्स जो लोग आपसे संपर्क करते हैं कि आप हमें भी थोड़ा इसके लिए गाइड करिए, तो वो आपसे कनेक्ट कर हो सकते हैं इस चीज़ जी के लिए, बिल्कुल, है ना। तो वो आपसे कनेक्शन करके और जो भी आपकी गाइडेंस है वो ले सकते हैं। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक भी आपको दे दूँगा। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई, जो बीएफएससी स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हम किस तरीके से फॉरेन स्टडीज़ को फ्यूचर एस्पेक्ट में देख सकते हैं, तो लगभग जो भी जानकारियां हैं वो सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की गई है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लोकेश की लिंक्डइन और साथ में जीमेल और अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएंगी, तो आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट के किसी भी स्टूडेंट को ऐसी कोई समस्या आती है तो वो कनेक्ट हो सकते हैं। और भी लोग हैं जिनसे आप जानकारी ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल कनेक्ट होइए। और आप प्लान कर रहे हैं अगर फॉरेन स्टडीज़ का, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुंची है, मैं चाहूँगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब रखें चैनल को, ताकि आगे चल के ऐसी ही वीडियोस आपको मिल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आप सबको मिली है, आप सब एक दूसरे के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी क्यूरियोसिटी को रखते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। धन्यवाद।